हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे और इस सेशन का ना आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि जैसे मैं हर साल ना टॉपर से मीट करवाता हूँ, है ना, टॉपर से मीट करवाता हूँ। फाइनली अनुश्री इज एग्रीड कि उसने अपने बिजी स्केड्यूल में से, है ना, हमारे लिए वक्त निकाला, आप लोगों के लिए वक्त निकाला। और कुछ जनरल क्वेश्चंस जो क्यूरीज जो आपसे होती है ना, स्टिल वी हैव मोर देन वन मंथ लेफ्ट। तो हम लोग बहुत सारी चीजें ना टॉपर से सुन गए। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मैं बोलूंगा नहीं मानोगे ना, अभी अनुश्री बोलेगी तो आप लोग को समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अनुश्री के बारे में बता दो। सी इज फ्रॉम अलीगढ़, वैसे अपने बारे में वो इंट्रोडक्शन देगी। और एएमयू में नाइन्थ में रैंक 4 के बाद रैंक 1 इन एएमयू 11th एंट्रेंस। जनरल कैटेगरी से बहुत मायने रखता है दोस्त, है ना। तो आप लोग बहुत सारी चीजें अनुश्री से पूछ सकते हैं, अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। क्यूरीज वाले, मैथ्स के सवाल वाले डॉट्स नहीं है ना, अपने क्यूरीज वाले डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। सी इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम आईआईटी फॉर आईआईटी 11th क्लास में। कैसे मैनेज किया, क्या क्या चीजें थी। ये हाफ एन आवर, आधा घंटे आप लोगों के पास बहुत कीमती वक्त है। आप लोग एक एक करके हैंड रेस करके अपने डॉट पूछ सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट वेलकम अनुश्री टू द इमेज क्लासेस दिस मुस्तकबिल बैच। अनुश्री, लेट मी मेक यू होस्ट, को होस्ट ना। ओके, चलिए अनुश्री, या बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज। अब आ रही है सर? हाँ एकदम परफेक्ट क्लियर। बच्चों को जरा वेलकम कर दो। हमारे बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ये सब। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मैं हूं अनुश्री गुप्ता। पिछले साल मैं भी आपकी तरह ही तैयारी कर रही थी एंट्रेंस की, और मेरी जनरल कैटेगरी गर्ल्स में रैंक 1 आई थी। तो आप मुझसे बेझिझक होकर जो आपको डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज, बिल्कुल डाउट। क्यूरीज, डॉट्स तो नहीं, क्यूरीज बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी डॉट्स क्लियर करने के लिए हमारे पास शानदार टीचर्स हैं आप लोग के पास। यस बच्चों, हु विल स्टार्ट विद द फर्स्ट? क्या है जनरल क्यूरीज, क्या जानना चाहें? तो नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट वी हैव ना नादिर, है ना। नादिर बताएंगे, नादिर कहाँ से और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप नादिर? हेलो, वीडियो ऑन कर। मैं सहारनपुर से हूँ और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो कुछ हार्ड चैप्टर हैं जैसे कि क्लास 9th में ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या उस सब के पर्सपेक्टिव से कुछ और हार्ड हो सकते हैं, जैसे 10th में हमें ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, ये मैथ के इस टाइप के चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये टाइप के चैप्टर थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक भी जल्दी से काम करता। तो ये ऐसे कैसे ऐसे चैप्टर्स आप कैसे मैनेज किया आपने? देखो, मैथ्स में तो मुझे ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं थी। अगर मैथ के किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, फिर जो भी तुम्हारा मटेरियल है उसके क्वेश्चंस अप्रोच करो, डाउट्स पूछो। तो मैथमेटिक्स में तो किसी भी चैप्टर को ऐसे ही आप इजी बना सकते हो। और जहां तक बात रही डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी मेरा भी बहुत बड़ा सरदर्द रहा था। तो डाइवर्सिटी के लिए मैंने यही करा था कि जहां मतलब जहां जहां से पहले तो एनसीईआरटी पढ़ ली थी डाइवर्सिटी की प्रॉपरली, दूसरी एमए बूस्टर से डाइवर्सिटी के सारे क्वेश्चंस करे थे। और मैंने, क्योंकि प्लांट किंगडम आसान रहता है एनिमल किंगडम के कंपैरिजन में, तो प्लांट किंगडम तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि मुझे याद भी रहता था। एनिमल किंगडम के लिए मैंने एंट्रेंस के एक दिन पहले एनिमल किंगडम पढ़ा था ताकि मुझे अगले दिन तक याद रहे। तो अच्छा, ये और मैं बता दूं नादिर कि ना इसका मैथ्स बैकग्राउंड है। सी टू पीसीएम, टॉपर्स यूजुअली पीसीएम नहीं पीसीबी लेते हैं। तो इसको पता था कि बायोलॉजी में पोर्शन को कैसे मैनेज करना है। तो भाई उसको ये भी जान रहे, पूरी एनालिसिस आपके पास, जैसे बूस्टर में एनालिसिस रहेगी सर, इसके बाद एनालिसिस था कि भाई डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको एनिमल किंगडम थोड़ा टफ था, पेनाइल किंगडम इसको अच्छा था, इसने पहले से तैयार कर रखा था। लास्ट दिन एग्जाम के एक दिन पहले इसने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा। एक दिन पहले याद पढ़ा, चीजें याद रहेंगी। तो कमाल करके गई ऐसे। ठीक है नादिर? ये सर ठीक है। ये भी बता सकते हो आप कि जो सर डीपीटी कराते हैं और बस क्लास में नोट्स पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी, ये तीन चीज इनफ है या कुछ और एक्स्ट्रा भी करना होगा? बिल्कुल इनफ है। अगर आप देखो, ये कोई चीज इनफ कब होती है जब आप उस वो चीज अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो, उसमें जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो इनफ चल रही है। पर अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अटक रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। लैग करो, एग्जैक्टली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आपको समझ में आएगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपसे कमी है। ठीक है नादिर? ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेक्स्ट वी हैव एनीवन? कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन? आप लोग उम्मीद करते हैं, आप लोग अपने इतने तरसे रहते हैं टॉपर से मिलने के लिए। देखो ना, ऑनलाइन ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है ना, मुलाकात कर सकते हैं आप बड़े आराम से। और कोई सवाल किसी को पूछना हो? हाँ यस, क्या बात है, दिव्यांशु से उम्मीद। हाँ दिव्यांश, बता दोस्त।
वेरी गुड आफ्टरनून दीदी। दीदी मेरे से ये आपका ये सवाल था कि अब देखो हमारे पास बस 1 मंथ अराउंड बचा है जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, तो टेस्ट सीरीज और करोमरो सीरीज ये सब तो चलेगी, लेकिन अब हमें और क्या क्या करना चाहिए अपनी तरफ से, जैसे कि और हम अपनी रैंक इंक्रीज कर सकें। ये मेक श्योर करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो चुके हों, पास्ट 10 इयर्स के एटलीस्ट कर चुके हो। दूसरा एनसीईआरटी साइंस की तो कंप्लीट ही हो, और मॉक टेस्ट दो जितने हो सके, मतलब एटलीस्ट 10 तो देने चाहिए मॉक टेस्ट। और ये कोशिश करो कि आपने जितने भी चैप्टर्स के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब मार्क कर रखे हैं, आप एक एक करके उसको रिवाइज कर लो। इनके लिए तो एक खास बात तो मैं बता दूं, रिवीजन के लिए ना करो हमारा सीरीज है ना, वो रिवाइज करा देगा। मॉक टेस्ट के लिए रैंक बूस्टर सीरीज 10 टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट पेपर, तो 20 तो अब से ये लोग दे देंगे, 20 टेस्ट पेपर। तो और क्या चाहिए फिर बच्चा। नहीं, मैं इन लोगों को काउंट कराऊं कि इन लोगों को ना कम से कम मेरे को लग रहा है कि पुनीत और बाकी लोग गवाह हैं, जब से 11th इंटरेस्ट का बैच बना हुआ है डे 1 से ना, निशाद भी जानता है, मेरे ख्याल से 450 डीपीटीज और टेस्ट पेपर दे चुके हैं, 450 और टेस्ट पेपर दे चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ, आज तुम भी तो थे मेरे ख्याल से सबसे फर्स्ट बैच में दोस्त, क्या बोलते हैं, अराउंड इतने सारे टेस्ट पेपर्स तो दे चुके होंगे तुम लोग, टेस्ट पेपर और डीपीटीज 350 के 350 तो मैं भी था सर, इससे इसके ऑलमोस्ट दे चुके होगे तुम लोग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं सिंपल कहूंगा, बिल्कुल ना अनुश्री का भी कहना एकदम सही है कि लास्ट ईयर के पेपर्स ना बार बार फोकस कर रही, लास्ट ईयर के पेपर्स, ऑब्वियस बात इसने लास्ट ईयर के पेपर्स किए हुए हैं, उसके लिए कंप्लीट रैंक बूस्टर सीरीज है आप ना, जहां पे हम लास्ट ईयर के पेपर्स टाइम बॉन्ड के साथ करेंगे बच्चों, तो वो तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा अपने तरफ से ना। और इसके अलावा कुछ पूछना है किसी को? हसनैन तो पूछना चाह रहे थे दोस्त, अफनान एनी क्वेश्चन? हसनैन तुम लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं ही पूछना शुरू करता हूँ। अच्छा, हसनैन ने हिम्मत करी है कम से कम ना कि कुछ पूछना चाहते, तो बड़े मुश्किल से वक्त निकालते हैं टॉपर्स के यार आप लोग भी ना। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। दीदी को कुछ नहीं बोलना चाहते गुड आफ्टरनून। बताओ। आप ये बता दो कि क्या सच में 11th इंट्रेंस टफ है? बहुत टफ सवाल पूछा है इसने, क्या सच में 11th इंट्रेंस टफ है? ये हर टॉपर से अक्सर सवाल पूछा जाता है ना कि भाई ये बताइए आईटी टफ है कि नहीं टफ है, तो क्या लगता है अनुश्री 11th इंट्रेंस सच में टफ है? देखो ये मतलब ये कह लो कि जिंदगी का सच है कि हम जब किसी चीज की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी चीज पे मेहनत कर रहे होते हैं, तब वो टफ लगती है, पर जब वो चीज को पाले तो ऐसा लगता है हमने इतनी मेहनत करी, इतनी नहीं करते तब भी हो जाता है। जैसे अब मैं रैंक 1 आ चुकी है तो मुझे लगता है नहीं इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे हो जाएगा, पर मुझे कोई पूछेगा आईटी टफ है, मैं कहूंगी बहुत टफ है। ठीक है, तो टफ कोई चीज नहीं होती, आप अपना 100% दे रहे हो वो मैटर करता है। अगर आपने 100% पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से सब अपना मटेरियल सॉल्व करा, क्वेश्चन बैंक करे, सब करा है, तो ऑब्वियसली उसको आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही। और रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो आपने मेहनत करी ना, वो आपको 11th-12 में पक्का कहीं ना कहीं काम देगी। तो टफ कोई चीज नहीं होती, इट्स दैट कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हो। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा था पढ़ते वक्त कि मतलब हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं रहता, ऐसा होता? नहीं ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था ये सब सोचे। मैंने लास्ट के 15-20 डेज में ही तैयारी करी थी, क्योंकि 11 स्टार्ट हो चुका था, तो ऐसा नहीं लगता कि टफ है। हाँ, डर जरूर लगता है, क्योंकि मैं तो इंटरनल थी, तो पता था कोई और चारा नहीं है, लेना ही पड़ेगा एडमिशन, वरना कहाँ जाऊंगी। तो डर तो नहीं, आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो वो निकल जाता है। ऐसा कभी कभार लगता था जब चीजें याद नहीं होती थी, नंबर कम आते थे, बट वही आपको अपने को बूस्टअप करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ये एक सवाल, सॉरी अनुश्री, एक सवाल ध्यान आया मेरे को, ये बताओ कि क्या तुम्हें पहले से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती थी कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये था तुम्हारे दिमाग में हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा? सर एक टाइम पे था कि हो जाएगा, फिर थोड़े मार्क्स, मतलब मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स 56-57 आ रहे थे एक टाइम पर, तो मैंने कहा नहीं भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रैंक 4 जो आ गया था 9th में, वो सबसे बड़ा डर था मेरे लिए कि अगर इसमें कोई ढंग का रैंक नहीं आया तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, कि तब तो इतना अच्छा रैंक आ गया और 11th में डूब गया। तो ये तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा, इतना तो कर लूंगी, और मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अंडर 100 आ जाए, ताकि लाज बच जाए, वो जो 9th का 4th रैंक है वो उसके सामने छोटा ना लगे, बस ये था। नहीं अच्छा, तो मतलब तुम्हारे पास एक मोटिव था यार, उस वक्त रैंक 4 लाई हूँ तो अब तो यार कुछ करना है। तो हमारे पास एक बच्चा ऐसा अमान याजदानी, रैंक 1 आई है उसकी लास्ट ईयर ना, लास्ट रैंक 1 आई है, तुम्हारे साथ की बैच का ही वो शायद नहीं, तुम्हारे से एक साथ जूनियर होगा, हाँ ठीक है, एक साथ जूनियर है,
अब उसको ये साबित करना है, रैंक 1 से बेचारा, अब तो रैंक 1 तो कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा उसको, तो उसके सामने एक और अच्छा चैलेंज है कि भैया उसको मैनेज करना है। ठीक है, ओके। दिव्यांश फिर से पूछना चाहता है आपसे कोई और, आपसे ये पूछना था जीके का कहाँ से पढ़े और ज्यादा देर तक कैसे याद रखें। जैद खान का एक चैट से फिर सवाल, बेचारा शर्मा रहा है पूछने से। ये कि जीके कहाँ से पढ़े और ज्यादा देर तक कैसे याद रखें। देखो जीके तो इनफाइनाइट सब्जेक्ट है, उसका कोई एंड नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक स्पोर्ट्स भी बोल दो तो उसमें इतने फैक्ट्स मिलेंगे, इतना डेटा मिलेगा कि उसका तो कुछ एंड है नहीं। तो आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो जो चीजें बता रहे हैं उसको तो अच्छे से कर ही लो, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो इतना अनलिमिटेड नहीं होगा, वो एक बाउंड है, एक बाउंड्रीज के विद इन में। तो वो अच्छे से कर लो। जीके के लिए याद रहने का वही है कि सबसे पहले सुबह उठ के उन्हीं चीजों को रिवाइज करा करो, क्योंकि ये फैक्ट है, जब हम सुबह उठ के जो चीजें पढ़ते हैं वो हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। सुबह के 1 घंटे की पढ़ाई दिन के 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। तो जो चीज आपको लगता है इंडो इस्लामिक हो गया, जीके हो गया, तो उनको सुबह उठ के रिवाइज कर लिया, जितना आज तक पढ़ा है, जितना याद है उसको एक और बार रिवाइज कर लो। और मेरा मतलब मेन फंडा तो ये रहेगा, कोशिश करो अपने उन 80 मार्क्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाथ में रहते हैं। ये 20 मार्क्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, पता नहीं आपको कब क्या धोखा दे जाए। पर अगर आपको याद करना चाहते हो, और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो कोशिश करी थी, लास्ट मौके आते आते मैंने छोड़ दिया था कि नहीं हो पाएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप उसमें भी अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो आप सुबह उठ के रिवाइज करा करो तो याद हो जाए। बिल्कुल, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। मैं इनको भी रिसेंटली कुछ बातें बताया था कि 4 से 6 का टाइम वो सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चों ना। 4 से 6 के टाइम में तो शानदार ना फ्रेश टाइम होता है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि रात भर पबजी खेलो, सब्जी खेलो और सुबह उठ के 4 से 6 बैठ जाओ पढ़ने। नहीं, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। जल्दी, एग्जैक्टली ना। नेक्स्ट भी अब अबुल फरहान अंसारी। हाँ अबुल फरहान अंसारी, क्या पूछना चाहते हैं बताएं। नमस्ते दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट के टाइम में जो स्टूडेंट्स को अलग से एंजाइटी होती है, आपको होती थी वो? बिल्कुल होती है, सबको होती है, सबको किसी होती भी है। इंसान को होती है। मैं पूछना चाहता हूँ लास्ट के टाइम में आपने प्रिपरेशन कैसा किया था अपने? लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर लिया है ना, इसका वीडियो आ जाएगा नैपस्ट्रीक चैनल पे। कुछ कुछ नहीं क्वेश्चन सर, है। टॉपर से कुछ सुन ले सर। हाँ नहीं, मैंने कवर कर लिया सारी चीजें ना, लास्ट टाइम मोमेंट का स्टोरी ना, कि लास्ट मंथ में स्ट्रेटजी कैसे मेंटेन करनी है, इस पे बात कर चुका हूं मैं। कुछ अलग बात करनी है तो बताओ, ठीक है, ये मैं दिखवा दूंगा आप लोग को। सर माय क्वेश्चन इज व्हाट लास्ट मंथ एग्जैक्टली आयरा, इस पे बात कर चुके हैं हम लोग। कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया दीदी? दीपेश पूछना चाहता है। अनुश्री बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप ही अपने जुबानी बता दो, कितने नंबर पे अटेम्प्ट, कितने करेक्ट और कितने पे सिलेक्शन हुआ? आप लोग खुद सुन लो। अनुश्री, कितने सवाल अटेम्प्ट किया था तुमने? मैंने 84 to 85 सवाल अटेम्प्ट करे थे, इसमें मेरे 3 गलत हो गए थे, एक बाद सवाल में डिलीट हो गया, एक डिलीट हो गया था। तो मेरा ओवरऑल स्कोर 79.25 आया था। 79.25 में रैंक 1। सुन लो, और आप लोग खामोखा भरे रहते हो 100 सवाल करने के लिए। कौन कह रहा है भाई? पूरे नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत अच्छी बात है, ये समझ रहे हैं इन लोग बहुत अच्छे से। लेकिन बस वही ना कि आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर क्या करे भाई, आदत से मजबूर है इन लोग, बस तुक्का मार के आ जाते हैं। देखता हूँ मैं जीके में निगेटिव मार्किंग में भी निगेटिव में चल रहे हैं मार्क्स माशाल्लाह लोगों के। मैं तो मॉक टेस्ट दे रही थी, जेई की तो आदत पड़ गई थी नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच के रहना। जब आपके मार्क्स, राधिका ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर दीदी जब आपके मार्क्स कम आ रहे थे तो आपने मोटिवेशन को कैसे कंटिन्यू रखा? जैसे जब मार्क्स कम आते हैं तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि सबसे बड़े मोटिवेटर वही होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं अपनी मम्मी से बात करती थी तो मम्मी कहीं ना कहीं कहती थी, नहीं तुम इसको बहुत लाइटली ले रही हो, इंटरनल हो, कुछ हो गया भगवान ना करे तो क्या करोगी आगे जाकर। तो ये कहीं ना कहीं थॉट रहता था कि नहीं करना है, मतलब एटलीस्ट सीट अपने स्कूल में वापस चली जाऊं, क्योंकि प्लस टू की डिमांड ज्यादा रहती है। मैं प्लस 2 में ही थी, तो कहीं ना कहीं था ठीक है अपने स्कूल में वापस चली जाऊंगी तो सेटिस्फाइड रहूंगी। और मैथमेटिक्स की सीट्स कहीं ना कहीं कम रहती हैं गर्ल्स के लिए, तो वो भी एक थोड़ा इशू रहता है। तो ये था कि मतलब पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं, जब ज्यादा मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स हिम्मत भी पाते, ठीक है अगली बार और अच्छा करना। कम आते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं कि और मेहनत करो, इसको लाइटली मत लो, ये टफ चीज है। बिल्कुल भी ये नहीं कि अरे हो जाएगा, या बिल्कुल नहीं कि पूरे दिन डिप्रेस बैठ रहे हो, बीच में रहना चाहिए। बीच में रहना चाहिए, अच्छा है। सानोबिया का एक सवाल है कि प्लानिंग क्या थी? आप लोग ना माइक ऑन करके क्यों नहीं पूछ रहे, ये बताओ मेरे को, शर्म क्यों आ रही है आप लोगों को? माइक ऑन करके पूछने में क्या गड़बड़ी है? आज 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 अनुश्री यहाँ पे बड़े आराम से आपसे फेस करके बात कर रही है। क्या आप ये बात नहीं करना चाहोगे कि आप भी कल को इस तरह से इमेज क्लास से पढ़ के इमेज क्लास का आके बच्चों को मोटिवेट करो? इतनी अच्छी बात रहेगी, बताओ यार। सानोबिया, हाँ क्या पूछना चाह रहे हो सानोबिया, खुद से पूछो। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपकी प्लानिंग क्या थी और अपने टाइम को कैसे मैनेज किया था?
प्लानिंग तो यही थी कि जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, ये सब करते थे कि एटलीस्ट 60+ स्कोर जाए, सेव स्कोर 60-65 तक रहे। और टाइम मैनेजमेंट का एक ही सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट, जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके, और उसके बाद एनालिसिस करो कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी चीज गलत हुई, क्यों गलत हुई, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या ये आता ही नहीं था, या सिली मिस्टेक हुई। तो मॉक टेस्ट आर द बेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट के बाद, इसलिए तो हम लोग जितने भी मॉक टेस्ट लेते हैं अनुश्री, तुम्हारे वक्त भी था और इसके वक्त में तो और अच्छा है कि इनके वक्त में टेस्ट सीरीज में भी जो बच्चे जोड़ रहे थे, तुम्हारे वक्त तो रिकॉर्डिंग मिलता था, है ना। हाँ, इन लोगों के मैं तो लाइव डिस्कशन दे रहा हूँ इस बार। टेस्ट सीरीज वाले बच्चे एकदम लाइव डिस्कशन, आप लोग भी अपना आराम से लाइव डिस्कशन करें आप बिंदास। तो डिस्कशन में कमियां आपको अपने आप के अंदर पता चलना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उस पर फोकस कर पाएंगे आप। तो टाइम मैनेजमेंट कल ही, इनफैक्ट हाँ कल ही तो बात किया इन लोगों को मैंने कि यार एक्यूरेसी कैसे मैनेज करनी है, टाइमिंग को कैसे मैनेज करना, ठीक है। बस वही आपसे सुनना चाहते हैं। अब इन लोगों को संतुष्टि हो गई होगी, है ना, कि हाँ ठीक है नवाब सर सही बोल रहे थे। नेक्स्ट भी है ना इरम फातिमा। पहले नए नए लोगों से सवाल हो जाए ना, दिव्यांश, नादिर, हसनैन लोगों ने हैंड रेज कर रखा। इरम क्या पूछना चाहती हैं आप? Hope you're doing great. आवाज कम आ रही है इरम। Hi, Dee. Hope you're doing great. हाँ ठीक है, yeah, she is saying that hope you are doing great. हाँ आगे। I am doing great, thank you. Hope same So, thing. my question is this: like, we all have lows and highs in every single moment of our day. Like, we are not doing nice, or we are not doing, like, we are average, or for you are from the general category. So, how you have managed? Like, see, in AMU, we all have special categories. There are many special categories and internship. So, how you have motivated yourself in every single day and every lows and highs you were facing? इरम, मैं आपसे सवाल पहले ये बताओ, आर यू इंटरनल और एक्सटर्नल? Sir, I am internal. Sir, I have studied till 8th class in OLF. अच्छा, फिर 9th में आप आई तो आपकी 9th में कितनी रैंक थी? No, sir. I am doing 9th and 10th not from AMU. I am doing from Muradabad. तो फिर वो इंटरनल थोड़ी हुए आप, मुर्शिदाबाद से भी इंटर्नशिप थोड़ी मिलेगा। No, sir. I am saying like in AMU there are internal. There are many internals for giving the entrance. So I am saying like how you have motivated yourself for being in the general category. अच्छा, जनरल कैटेगरी में होके कैसे मोटिवेट? क्योंकि अक्सर ना ये अलीगढ़ में क्या हर जगह ट्रेंड है कि ओबीसी और एससी एसटी। वैसे मैं बता दूं आप लोग बच्चे, यहाँ पे एमयू में ओबीसी एससी एसटी वालों को उतना फायदा नहीं मिलता है जितना फायदा सबसे पहले इंटरनल्स को मिलता है। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड, जो कि गलत बात है, सच्चाई क्या है उसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सी और सी कैटेगरी को बच्चों को ज्यादा सीट्स मिलते हैं, ठीक है। 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो बच्चा 40 और 40 जाता है, 40 इंटरनल और 40 एक्सटर्नल। तो जो 50% का फंडा वो गलत है, तो जो बोलते हैं वो गलत है। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है। इरम का सवाल ये है अनुश्री कि बीइंग जनरल आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? देखो, जब आप पढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो ये सब चीजें फिर इतना मैटर नहीं करती। क्योंकि मुझसे भी बहुत बार लोग आके पूछते थे कि अरे तुम्हारी कैटेगरी क्या है, मैंने कहा जनरल। अरे यार तुम पीछे रह जाओगी, मैं तो ओबीसी वाली हूँ, मेरा तो हो जाएगा। अब वो शांति निकेतन में बैठी है, मैं टॉप करके बैठी हूँ, तो है ना फिर डिफरेंस। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार। तो फिर जब आप पढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो ये थॉट्स अपने आप नहीं आते। आप मेहनत कर रहे हो, आप फोकस रखो कि मुझे करना है। ये सब रैंक वगैरह, मतलब ये सब नाम तो है, ये सब आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देती नहीं। और ये मत सोचो कि सी वालों को कुछ ज्यादा है। ये जिनको क्या कहते हैं बेनिफिट ज्यादा होता है ना, वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी ज्यादा रहते हैं। तो इसको एज आप एडवांटेज लो कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बैठे होंगे, अरे हमारा तो हो जाएगा, सी है ये। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत करके रैंक बन लो। एक चीज अनुश्री मेरा ना बहुत अच्छा, मैं तो अपने तरफ से इंटरनल वालों को बहुत बोलता हूँ, यार इंटरनल वाले तुम लोग समझते हो ना, 2000 बच्चे हैं पूरा इंटरनल में, 1800 बच्चे हैं पूरे 11th एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, 11th देंगे जो 1800 में सीट्स कॉमर्स और आर्ट्स सबको मिला करके मैं बात करता हूँ 600-700 सीट्स है। 800 मान लेते हैं, चलो 800 सीट्स है ना, इधर कैटेगरी मिला के मिल गया 800 सीट। स्टिल 1000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। सही बात। तो यार कहीं तुम वो 1000 बच्चों में काउंट ना हो जाओ। तो अंदर जो बच्चे कॉन्फिडेंट होके चलते हैं इंटरनल वाले, अरे मेरा तो हो जाएगा सर, 50% सीट रिजर्व्ड है। तो मैं उनके लिए बिल्कुल यही कहूंगा कि बेटा ये गुमानी में ना रहो अपना, तो ये नुकसान होगा। तो सबसे पहले ना अंदर ना, खासकर ये भी ना, ये ओबीसी है, सीए। अच्छा एक अंदर की बात बताओ, सीए कैटेगरी का 2020 के एनालिसिस है मेरे पास। सीए कैटेगरी की कट ऑफ 55 गई और जनरल कैटेगरी कट ऑफ 54 गई। मतलब कैटेगरी स्टूडेंट इतने ज्यादा आ गए कि कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो कभी ऐसा नहीं होता होगा, जनरल कैटेगरी का हमेशा ऊपर, सीए कैटेगरी का कट ऑफ ज्यादा चला गया एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। तो ये कैटेगरी के हिसाब से, खासकर सीए वालों को तो मैं बोलूंगा भैया अपने आप को जनरली कंसिडर करो, ज्यादा फायदा है। फिर सीए में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है,
ठीक है, तो इंटरनल बच्चे जितने भी हमारे बैच में जुड़े या बाहर जो लोग भी सुनेंगे हमें, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये पार्थ पुंदिर। पार्थ बोलो दोस्त, क्या बोलना चाहता है? सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं ना सीए वालों की ज्यादा कट ऑफ गई थी, बट जब मेरा दोस्त था उसकी सर सीए में हो गया था, जनरल में नहीं थी, जनरल में वेटिंग में था, उल्टा था। मे बी, लेकिन मेरी, तुम लास्ट ईयर की बात कर रहे हो, 2021 की बात, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 2021 की बात कर रहे हो तो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कुछ अच्छा था, इफेक्टिव डेटा। अरे मेरे से ज्यादा एनालिसिस होगा तुम्हारे पास, ये बताओ ना यार। यही तो करता रहता हूँ पढ़ाने के अलावा, और क्या बचा हुआ है? आप लोगों को फायदा देता रहता हूँ। कट ऑफ निकाली कैसे आती है, मेरे से सवाल पूछना। आज अपने दीदी और अपनी से क्या पूछना ये बताओ मेरे को परफेक्टली। हाँ, दिव्यांश की तरफ चलते हैं। हाँ दिव्यांश बताओ। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी तो हमारे 10th के बोर्ड खत्म हो गए हैं और हम 11th की पढ़ाई को भी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि हमें एमयू का करना है। तो जैसे कि अगर हमारे एमयू में हो जाता है तो हम 11th की पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि उसका सेशन लेट चलता है। हाँ। लेकिन अगर हमारा गलती से भी अगर एमयू में नहीं भी हुआ और लेकिन दूसरे जो स्कूल्स है उनका सेशन तो पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम 11th की पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि 11th का कोर्स तो बहुत वाइड होता है। तो इस बार 11th 10th का रिजल्ट तो लेट आ रहा है ना, शायद मिड जुलाई तक आ रहा है ना। ये हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो तो ऑलमोस्ट वही टाइम हो जाएगा, जब तो तुम्हारा एंट्रेंस आएगा तब तो स्कूल मुश्किल ही खुलने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमें आईआईटी भी तो करना है, लेकिन तो उसके लिए पहले तो थोड़ा पहले से भी तो मतलब अपडेटेड रहते हैं ना, पहले से पढ़ाई हाँ तो करते हैं ना नहीं, उसकी। तो आप 11th अपना स्टार्ट कर दो। एंट्रेंस के लिए 11th डिले करना नॉट अ वेरी गुड स्टेप। आप अपना 11th स्टार्ट कर दो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी अब अगर ऑलमोस्ट हर कोचिंग में अभी फ्रेश बैच स्टार्ट होंगे और ऑलमोस्ट हर जगह एंट्रेंस की तैयारी भी साइड बाय साइड चल रही होती है, तो बहुत हल्के और आसान शुरू के जो टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी हो गया, वेक्टर्स हो गए, आपके यूनिट मेजरमेंट हो गया, सम बेसिक कंसेप्ट, ये आसान चैप्टर होते हैं और ये आपको 11th एंट्रेंस में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप 11th स्टार्ट कर दो, कोई अच्छी बात होगी, आपको हेल्प ही होगी। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, दिव्यांश का सवाल था। नेक्स्ट ये नादिर ना, ओनली 2-3 क्वेश्चंस लेफ्ट है ना, बस 2 से 3 सवाल में जाएंगे हम लोग। हाँ नादिर जल्दी बताएं। हेलो सी, ये सर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जैसे वहाँ एग्जाम हॉल में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हम जैसे गांव से पढ़े हुए, अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हुए, तो वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है देख के बच्चों को, काफी स्टैंडर्ड घर से और ऐसे स्मार्ट से लोग वहाँ पे आते हैं स्टाइल में पूरा, तो लगता है कि यार ये इन्होंने तो बहुत पढ़ रखा होगा और खुद को मतलब अच्छा फील नहीं होता, तो जो पढ़ के जाते हैं ना वो भी थोड़ा भूल जाते हैं, तो वहाँ पे खुद को डिमोटिवेट होने से कैसे बचाएं? सुपर 30 मूवी देखा है क्वेश्चन मत नादिर? क्या आप? सुपर 30 मूवी देखा है नादिर? यस सर। बस देखो Yes, इतना sir. अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। ठीक You है, can never judge a book by its cover। बाहर से जैसे Exactly. तेरे अंदर से क्या पता, तुम्हें नहीं पता ना। तुम्हें अपना सिंपल अपना देखो ना, मैंने कहा ना ऐसे चलो, ना इधर का देखो ना उधर का देखो, ऐसे चलो बिल्कुल। ऐसे चलो बस। वो जो गधों लोगों को ना, घोड़े लोगों को पहना दिया जाता है। Exactly. हाँ सही बात, ऐसे चलने इसलिए का है। पहनाया जाता है। कि वो लोग दाया ना देखे, वरना दाया इधर उधर भाग जाएंगे वो लोग। ठीक है, नादिर से बात हो गई है। नेक्स्ट भी है बस इंशा मलिक। ओके इंशा मलिक जी, इंशा बताइए। हेलो दीदी, एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि जैसे एग्जाम में जो भी मतलब सिलेबस आ रहा है, तो आपने एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स में कितना टाइम डिवोट किया था, और आपका ऑर्डर क्या था, मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, और फिर आपकी अप्रोच क्या थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ड्यूरिंग दैट 2 Yes. आवर्स ना अनुश्री? ये एक अच्छा सवाल पूछा इंसान ने, बहुत शानदार। देखो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं हर मॉक टेस्ट में अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई करूं, कि पहले मैं एक सब्जेक्ट करके देखूं फिर दूसरा सब्जेक्ट। तो जब आप इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे अलग अलग स्ट्रैटेजी से, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये है, जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं सबसे ज्यादा स्कोर कर रही हूँ। तो अभी जितनी स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो उतने मॉक टेस्ट में ट्राई कर लो। उसके बाद तुमको एक अपनी स्ट्रैटेजी पता चल ही जाएगी कि हाँ दिस इज द बेस्ट। जब ये फॉलो कर रही हूँ तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो आई स्टार्टेड विद फिजिक्स, क्योंकि खुलते ही फिजिक्स मिली थी। तो मेरा जनरल ये रहता है, मैं पेपर खोल के जो दिखते हैं, जो आता रहता है, मैं वो स्टार्ट करती हूँ। बस एक कोशिश ध्यान रखना कि घर पे आके ये शिकवा ना रह जाए कि वो क्वेश्चन नहीं करा, वो आता था। ये सबसे बुरा लगती है चीज। खोलते ही जो आसान क्वेश्चन है, जो देखते ही लग रहा है कि हाँ हो जाएंगे, उनको सबसे पहले कर लो कि हाँ देखा, हाँ ये आता है। 1 वर्ड होगा, बायोलॉजी हो गई, या फिर जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो देखते ही आपको आते हैं, वो सबसे पहले लगा लो। फिर जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर उनको लगाओ। ऐसे कर करके करो। आपको जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन होगा, आसान है, करते जाओ। फिर सेकंड राउंड में पेपर कभी भी एक राउंड में फिनिश नहीं होता, 2-3 राउंड हमेशा पेपर के लगते हैं।
एक बार आसान लगाओ, फिर थोड़ी कैलकुलेशन बेस, फिर ज्यादा कैलकुलेशन बेस, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है अरे हम कर लेंगे या नहीं हो पाएगा, फिर उनको टाइम दो, ऐसे करके मैनेजमेंट करो। एग्जैक्टली। तो ये इंशा को मैंने ऑलरेडी ना, इन लोग को मैंने 2 to 3 स्ट्रेटजी बताई है ना, तुम्हारे वक्त में मैंने बताई होगी 2 to 3 स्ट्रेटजी। पेपर को 2 से 3 बार में अटेम्प्ट करना है, 2 से 3 बार में अटेम्प्ट किया, और इसका एक अच्छा है कि जो मिल जाए पहले वो कर लो। टॉपर्स लोग को कोई फर्क ही नहीं होता, सब कुछ आ रहा होता है इनको मैंने ही कहा कि अगर शुरुआत करना है तो आप पहले उन सवालों से निपटो जहां पे आप कॉन्फिडेंस, जहां ज्यादा गेन कर सकती हैं। अब इनके पास गेन करने के लिए सब कुछ है, तो आप गेन करने के लिए अगर आपको लगता है पहले जीके इंडो को हटा दो यार, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, या उठा लो 5-7 सवाल कर लिया तो कर लिया, अब तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो ऑलमोस्ट बच्चे ये 80 सवाल के लिए तैयार होकर आए होंगे मैथ और साइंस को लेकर। तो बिल्कुल इंशा, उम्मीद करते हैं तुम्हारे डॉट क्लियर हो गए होंगे जो तुमने पूछा है। इंशा परफेक्ट। यस सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अफनान क्या पूछना चाहता है दोस्त? ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस बच्चों, बस टाइम हो गया है। हेलो दीदी, हाय। मेरा ये क्वेश्चन है दीदी, जैसे इमेज क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपकी पढ़ाई का मतलब कैसा सिस्टम है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, मतलब क्या डिफरेंस आया आपका इमेज क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, मतलब आपको क्या डिफरेंस लगा अपने? अफनान एक बात बता दो, वैसे ना इन लोगों के वक्त में एक बहुत बुरा चीज हुआ था। क्या बुरा चीज हुआ था ना, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था। जी डेट सर। आया था 16 या 17 अप्रैल का, फिर पेपर अचानक से वो कोरोना का फिर से केसेस बढ़े, लॉकडाउन 2, और डेट पोस्टपोन्ड होके पता ही नहीं कि अगला डेट कब जी आएगा। सर, वो जो टाइम था सर वो बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम था, और उसमें बच्चों को लॉस भी हुआ था, तो इसीलिए पूछा मैंने क्वेश्चन। हाँ, तो एक अच्छा है कि मतलब इसने कहा कि क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी आफ्टर, बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कोचिंग? नो, तो मैंने इमेज क्लासेस में तो बेसिकली क्या कहते हैं वो टेस्ट सीरीज ली थी मैंने। हाँ, और उसका कारण ये भी था कि आप अपने यहाँ जहाँ मैं पढ़ रही थी वहां पे टेस्ट होते हैं, वहां पे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, पर आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह का एक्सपोजर जरूर लोगे, राइट? कि हाँ ठीक है, हम अपना जो हमारा 50-60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है वहां पे हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम तो कितने सारे बच्चों के बीच में बैठेंगे, हम हर एक को नहीं जानते। तो मैंने इसलिए ज्वाइन करा था ताकि मुझे एक तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, डिफरेंट फैकल्टी जो वो क्वेश्चन डिजाइन करते हो, और दूसरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिले जिनसे मैं कम्पीट कर सकूं। तो हाँ, ये डिफरेंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अपनी कोचिंग के 60-70 बच्चे तो थे ही, मैं यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो एक्सपेक्टेशंस आती है कि हाँ वहां पे भी मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगी। अच्छा, एक चीज ना बिल्कुल जो मैं बाकी बच्चों से भी बोलता हूँ, आप लोग खुद बच्चे, आप लोग के पास अपना खुद का कंपटीशन, आप देखो आप अपने में कितने कॉम्पीट कर रहे हो, 350-300 बच्चे हैं लोग अपने में कम्पीट कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी टेस्ट सीरीज में और भी बच्चे जुड़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज में जब जुड़ेंगे तो वहां के भी टॉपर्स होंगे और इधर के भी टॉपर्स होंगे, हर तरह के टॉपर्स जुड़ेंगे, तो अपने आप को कॉम्पिटिटिवली रिलेटिवली मैच कर पाएंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो इनको बड़ा अच्छा से कॉम्पिटिशन फील होने वाला है जो हमारे बच्चे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा ये लोग उठाएंगे, और मॉडल टेस्ट पेपर का या जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका बहुत फायदा उठाने वाला है। नेक्स्ट वी हैव राधिका, क्या पूछना चाह रही है? हेलो दीदी, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि बैकलॉग रह जाते हैं बल्कि हम साथ साथ चल रहे होते हैं तो भी, तो दीदी उसका टाइम का निकालना है जब बाकी चैप्टर में ही बहुत टाइम चला जाता है। फिर से बोलना, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ राधिका, आवाज धीमे आ रही है दोस्त। दीदी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम करंट में स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं फिर भी बैकलॉग हो जाता है, और बाकी चैप्टर्स के लिए भी हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम नहीं निकल पाता, तो दीदी कैसे एडजस्ट करें उस बैकलॉग को? अरे यार, अभी तो 1 महीना है, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम आराम से कर सकती हो। और बैकलॉग को ना कोई बहुत बड़ी चीज मत दिया करो कि अरे बैकलॉग है, इतने चैप्टर्स हैं। जो तुम्हारा डेली शेड्यूल होता है उसमें 1-2 घंटे निकाल लिया करो बैकलॉग के लिए कि हाँ ये मेरा एक चैप्टर बचा हुआ है और इसको मैं कर लूंगी। अपने डेली शेड्यूल में 1 घंटा तो निकाल ही सकती हो ना कहीं से एक्स्ट्रा, तो उसमें वो कंप्लीट कर लिया करो। अभी तो बहुत टाइम है। इनके पास असल वक्त है, ये लोग स्कूल्स भी नहीं जा रहे, 10th करके आ गए हैं, थैंक यू दीदी। 11th एंट्रेंस में सिर्फ फोकस करना है इनको, तो इनके पास वक्त है। और ये वक्त ना भी निकाल पाए तो हम तो निकलवा लेंगे इनसे वक्त, ना अभी करो हमारे सीरीज में निकलवा लेंगे इन लोगों से वक्त, तो टाइम तो निकल जाएगा राधिका, आप बेफिक्र रहो ना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शुएब बेग ना, बाकी लोग जो शर्मा रहे नाइट चैट सेक्शन में, वो चैट सेक्शन में रह जाए, क्योंकि जिनका हक है, जो बोलने का हक रखते हैं, वो बिल्कुल पूछने का हक रखते हैं। हाँ शुएब, लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाय दी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब आप पढ़ती थी तो आप मेन प्रायोरिटी किसे देती थी, एनसीईआरटी को या बूस्टर्स वगैरह में से? हाँ, ये अच्छा। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एनसीईआरटी ऑलवेज। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। बेसिक तो यही है, यही सब करते हैं, यही है, सब करते हैं। मैं सबने यही किया हुआ है, लोग दाया बाया भाग रहे होते हैं, सबने यही किया हुआ है भाई। एनसीईआरटी फोकस करो, क्लास नोट्स अगर आपके टीचर्स बहुत शानदार दे रहे हैं तो उसको पढ़ो एकदम शानदार तरह से,
अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप एक्सपीरियंस जगह पे पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत इनफ है वो। अनुश्री के पास एक चीज मैं मानता हूँ हल्का सा ड्रॉबैक ये था कि इसने 10th तो बहुत अच्छे से किया, 9th की स्कूलिंग इसके सेंट फ्रेडरिक्स स्कूल से हुई थी तो बहुत शानदार इसका बेसिक नॉलेज था, 9th 10th एमयू से था। तो अब इसलिए जब आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी तो आईआईटी में लगी हुई थी, बीच में शायद तुमने छोड़ दिया था अनुश्री ना पूरा, क्या सर? मतलब लास्ट के 20-21 दिनों में तुमने लगी थी ना जम के 11th एंट्रेंस के लिए। हाँ सर, लास्ट के मतलब हाँ 20-25 दिन थे हमारे पास, वही लगे थे और फिर 15 दिन कोचिंग से सपोर्ट हुआ था। हाँ 15 दिन इसको अपने जिस कोचिंग में आईआईटी की तैयारी करी वहां से इसको सपोर्ट मिला था, तब जाके ये फाइनली ये मतलब मैनेज कर पाई। तो आप लोग भी ना जो लोग बोलते हैं कि तैयारी नहीं कर सकते हैं, इतने दिन में मैनेज नहीं हो सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक ना राफिया तस्नीम अच्छी बच्ची है, बिल्कुल उसका एक सवाल लास्ट सवाल ले लेते हैं। हाँ राफिया बताइए। हाय दीदी। हेलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने एनसीईआरटी बूस्टर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा और कौन सी बुक को प्रेफर किया था, और कोई एक्स्ट्रा बुक? हाँ उस टाइम पे एक्चुअली मुझे एमयू बूस्टर के बारे में पता नहीं था, तो मैंने कंसेप्टम लगाया था, पर एमयू बूस्टर बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। मुझे एमयू बूस्टर के बारे में बहुत बाद में पता चला था, तो मैंने उसका बस बायोलॉजी पार्ट करा था, उससे पहले मैंने कंसेप्टम करी थी। पर आपके पास इतने डीपीटी वगैरह हैं, सर बताते हैं, इतना कंटेंट है, तो यही कर लो वही बहुत है, यही करके रिटेन कर लो वही बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारे, बहुत इनफ है इतना ना, मैं तो बोल रहा हूँ इतने सारे, मैं XYZ जहां से सोर्स है ना, इसने अनुश्री ने कहा है ना, वो सोर्स की भी जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी, दे आर ऑल्सो कॉपिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। उससे कितना टाइम ज्यादा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि बहुत इनफ है, दैट्स इट ना, बहुत इनफ है। तो थैंक यू अनुश्री, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया इन बच्चों के लिए। और कोई लास्ट तगड़ा वाला मोटिवेटिंग लाइन इन लोगों के लिए हो, मजेदार। देखो एएमयू एंट्रेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी तुमको लग रहा होगा, बट अभी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो तुमने देखा नहीं 11th-12th में क्या क्या करना है, ठीक है? तो एएमयू एंट्रेंस अच्छी बात है, एएमयू में आना कहीं ना कहीं ये आपको एक नया वर्ल्ड मिलता है, नए लोग मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आप जितना प्राइवेट स्कूल्स में आप थोड़ा कहीं ना कहीं चीजों में दबे रहते हो, प्रोजेक्ट्स हैं ये, इन सब से आपको फ्रीडम मिल जाता है एएमयू में। वहाँ लाइफ थोड़ा चिल्ड रहता है, वहाँ टीचर्स फ्रेंड्स जैसे होते हैं, और आपको इतना वर्क प्रेशर नहीं रहता, तो अपने कंपटीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हो। पर एएमयू में ना होना इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अभी 11th-12th पढ़ा है, आपका 12th, आपकी 11th-12th की मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपका 11th एंट्रेंस में होता है या नहीं होता ये डिसाइड नहीं करेगा, पर हाँ 11th एंट्रेंस के लिए आप जितनी मेहनत करते हो, दिस इज 100% गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर फ्यूचर। तो मेहनत पे ध्यान दो, रिजल्ट क्या होगा वो तो देखा जाएगा, हो ना हो। बहुत स्कूल्स हैं, कहीं नहीं लिखा कि एमयू वाले बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं, पर मेहनत जरूर करना, क्योंकि इस टाइम की मेहनत जरूर आपको फ्यूचर में 11th-12th में बहुत काम आएगी। बहुत शानदार, एकदम शानदार, नवाब सर के वर्ड्स तुमने बोल दिए, एकदम परफेक्ट ना। मेहनत करते जो, फल देना और ना देना तो ऊपर वाले के हाथ, ठीक है? और ये जितनी भी चीजें आप 9th 10th की पढ़ते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 11th and 12th एज वेल ना। तो बहुत शानदार बात बताइए बच्चे, हो या ना हो, एक आईआईटीएन भी आज बेरोजगार है और एक ना पढ़ा हुआ इंसान भी आज रोजगार है, डिपेंड्स कि आपने मेहनत किस अंदाज में किया। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिए, एंड थैंक यू अनुश्री और द लास्ट टाइम। ठीक है, बाय बाय बच्चों, एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय अनुश्री, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।